बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे, ठीक है, जहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं काम करने। अच्छा, आप लोग वो पीछे एक मिनट शोर कम कीजिएगा और माइक से थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, क्योंकि आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करी। थोड़ा सा माइक से दूर हो जाइएगा। ऑलराइट नाज़रीन, ज़बरदस्त ख़बर आपको सुनाते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, उनको हमेशा अक्सर इस बात पे फ़ारिग कर दिया जाता है कि अगर वो ऑफ़िस लेट पहुंचते हैं। मगर स्पेन में नाज़रीन एक ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पर एक ख़ातून जो है ना, उसको जल्दी ऑफ़िस आने पर फ़ारिग कर दिया गया। ख़ातून जो थी ना, वो पिछले 3 साल से ऑफ़िस जल्दी पहुँच जाती थी, आधा घंटा पहले पहुँच जाती थी। अब आधा घंटा पहले पहुँचने पर कंपनी ने उनको कई बार वार्निंग दी कि भाई आपके साथ जो टाइम डिसाइड हुआ है वो सुबह 7:30 बजे का हुआ है, ठीक है, तो सुबह 7:30 बजे तक आप पहुंच जाएगा। मगर वो 7:30 या उससे पहले ही थोड़ा पहुंच जाती थी, तो फिर कंपनी ने उनको कई बार वार्निंग दी। जब उन्होंने नहीं सुना नाजरीन, तो फिर जो है ना मसला हो गया, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब वो जो खातून थी ना, वो अदालत पहुंच गई और अदालत में जाके उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं तो टाइम से पहले आती हूँ है, मगर ये मेरे साथ क्या करे, मुझे निकाल दिया। मगर अदालत ने भी ना कंपनी का साथ दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी कि आपने जो है ना 7:30 बजे पहुंचना है। तो कंपनी का मौक़िफ़ ये था कि 7:30 बजे से पहले ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता, तो वो आके पहले फ्री में बैठ जाती हैं। तो ये क्यों आती है इतनी जल्दी, इनका क्या काम है ऑफिस में। तो इस चक्कर में उनको फारिग कर दिया गया। और हुकूमत ने, अगर देखा जाए उधर की गवर्नमेंट और जो अदालत है, उन्होंने फिर कंपनी का ही साथ दिया। तो नाज़रीन, ये दिमाग में याद रख लें, अगर आप अपनी किसी जॉब में कोई काम में लगे हुए हैं तो अपना टाइम से पहले आज के बाद कभी ना पहुंचिएगा। अगर आप टाइम से पहले पहुंचे तो फिर आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था ना, अब ऐसा होता है। अच्छा, मैं भी बहुत डरती हूँ, कभी कभी जल्दी आ जाऊँ ना तो ऑफिस पूरा वैसे भी खाली होता है, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत जल्दी आती हूँ, मुझे तैयार होना होता है, मेकअप करना होता है। मैं नीचे गाड़ी में सोई पड़ी होती हूँ, मैं सोती रहती हूँ गाड़ी में नीचे। मगर जब तक कि फिर मेरी टीम के लोग मैं देखती हूँ ना, अच्छा मेरी टीम का वो आ गया, मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई, मेरे ये, फिर मैं उठ के जो है ना आती हूँ अपनी फिल्म तमाशे के लिए, वरना मैं सो रही होती हूँ नीचे गाड़ी में। और इतनी अच्छी नींद, यकीन करें, मुझे मेरे घर नहीं आती जितनी मुझे नीचे गाड़ी में आती है। सच बता रही हूँ, जल्दी जल्दी आने का। मगर ये ना कि मुझे खौफ है, और ऊपर से देखें सर्दियाँ हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप अपने कंबल से बाहर निकले और कोई भी तमाशा जो है ना आप करें। तो मेरा दिल करता है कि जो है ना सुबह सुबह मैं अपने कंबल में ऐसे घुस के अंदर लेटी रहूँ। अब मतलब मेरे 6 अलार्म लगाए हुए, एक मैं लगाती हूँ सुबह 5 बजे का, फिर 5:15 का, फिर 5:30 का, फिर 6 बजे का, इस तरह का। और मेरे घर के सारे अलार्म बजते हैं, मेरी बेटी का भी अलार्म बजता है, तो हम सारे अलार्म में उठ रहे होते हैं। और कभी कभी मेरा फ़िलहाल का टाइम जो है ना, बस जैसे मेरा अगर 5:15 बज गया है तो उसका वो 5:16 पे बज जाएगा, 5:17 पे मैं कहूँगी 1 मिनट तो और सो लेते। बड़े अलार्म लगा के सोना पड़ता है। मगर खैर बात यह है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ज़रा आराम अच्छी लगती है, ज़िंदगी में सुकून अच्छा लगता है। मैं एक बात कहना चाह रही थी, जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं ना, एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ मैं। थोड़े दिन पहले, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर क्योंकि वो वीडियो मैंने ख़ुद बनाई थी, थोड़े दिन पहले एक मेरी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ी, मेरा उनसे बल्कि प्यार भी बहुत है, नाम ले लेती हूँ, चले कोई बात नहीं, है ना, मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, तो मेरा उनके साथ बहुत प्यार है। मैं निदा यासिर की बात करूँगी। मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई, और अल्लाह ना करे मेरा कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो फ़राल को इतना प्यार करती हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं, दिल की भी बहुत अच्छी है, मैं उनको जानती हूँ पर्सनली। और मुझे ये लगता है कि उस वक्त वो शो चल रहा था, उनके साथ 2 खातून और बैठी हुई थी, जो भी बात होनी थी वो जो हो गई राइडर्स के हिसाब से। हो सकता है उनके मुंह से वो कहना वो नहीं चाह रही थी, मगर वो बात वो निकल गई। और कभी कभी इंसान की नीयत वो नहीं होती है जो इंसान कहना चाह रहा होता है, मगर लफ्ज़ कभी कभी ना इंसान का साथ नहीं देते, और कुछ दिल आज़ारी हो जाती कभी किसी से। आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रही थी, कल भी एक देख रही थी, रोज़ देख रही थी, लोग मेरी वीडियो को उनके साथ कंपेयर कर करके, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग कभी उनको कह रहे हैं कि वो सॉरी बोलें, कभी लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको हटा दें, कोई कह रहे हैं कि वो ये देखें वो देखें।
उनकी भी पीछे की स्ट्रगल है, उनकी भी मेहनत है। जहाँ उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए वो किसी को दिखाई नहीं दिए। जहाँ अगर उनसे कोई हल्की सी मिस्टेक हो गई तो वो बहुत पॉइंट कर ली गई, और वो हो सकता है वो मिस्टेक उनकी दिल से ना हो, वो कहना ये नहीं चाह रही हूँ। तो मेरी उनके साथ कोई जंग नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लें। ना मेरी उनके साथ कोई लड़ाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मेरा बड़ा दिली ताल्लुक़ है उनके साथ और मुझे बहुत पसंद है। मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं उनकी, उनके बच्चों के लिए। उनके मियाँ के साथ बहुत काम किया है मैंने उनकी प्रोडक्शन में। मैं इन सब से मेरा दिल लाइक फैमिली, मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, अच्छे लोग हैं। मगर जो लोग नहीं जानते उनको ये लग रहा है कि मेरी कोई पर्सनल जंग है। तो मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया था वीडियो में, मगर कंपेयर कर करके लोगों ने। तो आई रिक्वेस्ट कि हम्बल नॉर्मल हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा चीज़ें क्रिएट ना करें और ज़बरदस्ती उनको ये ना बोलेगा माफ़ी मांगो तो ये मांगो। मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी समटाइम्स लफ्ज़ साथ नहीं देते, मगर बंदे की नीयत ऐसी नहीं होती, वो खुद ऐसी नहीं है, उनकी नीयत ऐसी नहीं होगी। तो माफ़ कर दें, आगे निकलें, बात को मज़ीद ना बढ़ाएं और बस प्यार मोहब्बत से आगे लेके चलें, ठीक है। तो बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और फिजिशियन हैं और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं एक्सरसाइजेज़, वो एक्सरसाइजेज़ जो आप घर पे कर सकते हैं। और ये इनका कहना ये है कि जो दवाइयाँ हैं उससे दूर हो जाए, हम दवाइयों से हट के आपको वो इलाज बताएंगे जिससे आपके जिस्म का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। आपके जिस्म में कोई ऐसे मसले, हड्डियों के, जोड़ों के दर्द हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको बेली फैट है तो वो भी कम हो सकता है, वज़न भी कम हो सकता है। हर किस्म की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको सिखाते हैं, मगर वो सारी मेडिकेटेड होती हैं। आज हम आपको पता है क्या बताएंगे? आज हम बताएंगे आपको बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं। और वो जो पेट की साइड पे जो यहाँ पे फैट चढ़ जाता है ना, वो बहुत बुरा लगता है, वो नहीं जाता। सारा फैट चला जाएगा, उधर का नहीं जाएगा, ठीक है। जिसको हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, खुद सर फैट कहते हैं, ढीठ फैट। आज उस ढीठ फैट को किस तरीके से निकालेंगे, उसकी ढिठाई हम अच्छी तरीके से जो है ना ख़त्म कर देंगे। हम बताएंगे आपको उसकी एक्सरसाइजेज़। फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज लेट क्यों हो गए? बस वो ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक का भी बड़ा मसला है ना हमारा। अच्छा, खैर आप हमारे लिए निहारी भी लाएं, शायद इसलिए लेट हो गए। कहाँ से लाएं? सही घर से। घर की है? घर की है। आप फिर हमारे सबसे अच्छे गेस्ट हैं। अभी तक हमने जिसने जो जो खिलाया है ना, आपको पता है वो बाजारों ही खिलाया है। प्यार मोहब्बत वो जो घर से लेकर आए। ऐसे ही है, बिल्कुल। किसके हाथ का है? अम्मी के हाथ का। ओह अल्लाह, बड़ी दुआएं लेके जाएंगे आज आप अम्मी के लिए, है ना? ऐसे ही। चले जी, आज हम निहारी खाएंगे और सोचो बेली फैट के ऊपर बात करेंगे। मैं यही सब कुछ खाती पीती हूँ यार, मुझे बता तो देते कि अब हमने ये निहारी की बात नहीं करनी। निहारी हेल्दी होती है वैसे। निहारी हेल्दी? हाँ, निहारी हेल्दी होती है। सर कैसे? नहीं, आपने डेली नहीं ना खानी, रोज नहीं खानी। हाँ, तो इसमें कोई अनहेल्दी चीज तो वैसे है ही नहीं। घर की बनी निहारी जो बाजारी आप खाते हैं वो अनहेल्दी हो सकती है, गंदे तेलों वाली। हाँ, ये जितने भी आपके निहारी, पाए, खद, बोंग, ये जो देसी आपके जितने भी खाने हैं सारे हेल्दी हैं। मसला तब आता है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, अपने जिस्म की कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं। निहारी नुकसानदेह नहीं है, उसके साथ जो हम नान खाते हैं ना, वो नान नुकसानदेह, वो मैदे का बना हुआ है। हाँ। तो इस तरह है कि अगर हम हर खाने की चीज़, कोई खाने की चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा। होता ये है कि हम अपनी कैलोरी काउंट से ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ। और प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसानदेह। अच्छा। तो जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं सारों का फ़ायदा है। तो वही ना, जायका अल्लाह ताला ने ये टेस्ट बर्ड दिया है मुंह में, ज़बान में। आपको पता है कुछ कड़वी दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो बच्चों को, आपको पता है ना, बाहर मुल्क में शॉपर पहनाई जाती है ज़बान के ऊपर और फिर बच्चों को जो है ना पिला दी जाती है कोई ऐसी कौड़ी दवाई। तो हमारे तो ज़बान में टेस्ट लगा हुआ, और हम वैसे एशियन, इस तरह के ईस्टर्न लोग जो है ना, हमें मिर्च मसाला जायका ज़्यादा चढ़ा हुआ। अब हमें हर किस्म का खाना दिल करता है खाने को, खाना मुर्ग मुसल्लम, निहारी, पाए। अब सर्दियाँ, आपको पता है सर्दियों में तो इस तरह के खाने, बहुत साग वगैरह। अब ये सब हम जब ओवर ईटिंग करते हैं, आप कह रहे हैं, तब हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। और यही खाने अगर हम एक मिकदार में ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारे कोई सेहत को नुकसान नहीं होगा, बेली फैट नहीं होगा। हाँ, नुकसान नहीं होगा। इसमें होता ये है, जो सुन्नत ने हमें तरीकाकार सिखाया है वो ये है कि जब भी हम खाना खाएं, मैदे का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ द स्टमक आपका खाली होना चाहिए। आपने खाना ये है कि आपने अपनी भूख को रख कर खाना है, जो सुन्नत तरीकाकार है। अब जापानीज इस चीज़ को बाकायदा तौर पे, जापानीज का भी यही मेथड है।
80% जब उनकी भूख फुल हो जाती है वो खाना बंद कर देते हैं। दुनिया के हेल्दी तरीन लोग जापान में रहते हैं। जापान दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जहाँ बूढ़े लोगों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा बूढ़े लोग मौजूद हैं। अब वो बूढ़े बूढ़े नहीं लगते, वो बूढ़े नहीं लगते, वो बूढ़े 100 साल के हैं। तो इसलिए जो उनका मेथड था हम जापानी समझ के फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारी सुन्नत ने जो हमें बताया है वो यही तरीकाकार है जो सबसे बेस्ट है, जो खाने का तरीकाकार है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी भूख के बगैर खाना नहीं खाया। यानी कि आपने खाना तब खाया जब भूख लगी है। अगर हमें दिन में भूख नहीं लग रही है तो खाना ना खाएं, स्किप करें उसको। हमने ना टाइम के साथ चीज़ को स्केड्यूल कर दिया हुआ है कि नाश्ता हमने करना ही करना है, दोपहर का खाना हमने खाना ही खाना है, रात का खाना खाना ही खाना, भूख है या नहीं है। ये हमारे लिए नुकसानदेह है। भूख एक सिग्नल है, खाने को हम जिस्म की ज़रूरत बनाकर खाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। हमने ज़रूरत के तहत नहीं, हमने फैशन और शौक़ के तहत खाते हैं कि अब जब वेले बैठे हैं क्या करें जी, रात को सीज़न देख रहे हैं क्या करें जी, चलो जी आइसक्रीम खाते हैं, फलां चीज़ खाते हैं। हमने क्या करना है, जब तक सबसे पहला असूल आप ये अपना लें, जब तक आपको भूख नहीं लगी आपने खाना नहीं खाना। छोड़ दें नाश्ता, दोपहर का खाना छोड़ दें। अगर आपको भूख नहीं है तो ना खाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, सुबह नाश्ता या लंच नहीं लेंगे, तो इस तरह से जो हमारा भूख का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, भूख लगना ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, वो उनके लिए कि आप रेगुलर एक रूटीन को फॉलो किया हुआ है। हमें सुन्नत तरीके ने रोज़े रखने सिखाए हैं। आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखें। आप क्रैश डाइट में ना जाएं। लोग क्रैश डाइट करते हैं कि हमने खाना खाना ही नहीं है, कुछ दिन बिल्कुल खाने को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं खाते। उसकी वजह से बॉडी स्टारवेशन मोड पे चले जाती है, और इस स्टारवेशन की वजह से जो आपकी जो ज़िद्दी चर्बी जिसको आप कह रहे हैं, जो पल्ले होते हैं, ये आपके उधरी बॉडी उसको रोक लेती है कि बाहर से तो इनटेक कोई कैलोरीज की आ नहीं रही, तो जिस्म के अंदर ये जो चर्बी है यही आखिरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसको स्टोर कर लेती है। इसी वजह से सारे जिस्म का फैट चले जाता है, ये फैट नहीं जाता, क्योंकि आपने जो सारे जिस्म का फैट भेजा है वो आपने एक हार्ड पैटर्न को फॉलो करके भेजा है। बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप, दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं, खाना खा ही नहीं रहे, बिल्कुल सलाद ही खा रहे हैं, या बिल्कुल जो आजकल आपकी कॉफ़ी डाइट चली हुई है, आपकी एप्पल डाइट चली हुई है, एग डाइट चली हुई है। ये जो क्रैश डाइट्स है वक्ती तौर पे फ़ायदा देती है, कुछ दिन फॉलो करके आपको फ़ायदा होगा, आपको खड़े होकर अपना वज़न कम महसूस होगा, कपड़े आपको खुले महसूस होंगे, लेकिन आपके अंदर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने सबसे पहला असूल ये बनाया कि जब तक आपको भूख नहीं लगी आपने नहीं खाना खाना, चाहे जितना मर्जी टाइम हो गया। अच्छा। दूसरा असूल ये बनाया कि रात का जो आखिरी जो खाना आपका है वो मगरिब इशा के दरमियान हो, उसके बाद आपने खाना ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो। खाने को सूरज के साथ रिलेट करें। जब सूरज गुरूब हो गया उसके बाद आपने खाना पीना बंद कर देना, क्योंकि हमारे अंदर का निज़ाम भी स्लो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम ब्रेक के बाद जो है ना यहाँ पर ये ज़रूर लोगों को बताएंगे कि वो जो हमने सुना है ना कि आधा पेट दबा कर खाना खाओ, और वो बैठ के उकड़ू करके या आधा उकड़ू एक टांग ऊपर करके पेट को दबा के एंड देन आपने खाना खाना, वो क्या सही तरीका है, उसमें क्या हिकमत भी है और क्या फ़ायदा है मेडिकल के हिसाब से, वो हम जानेंगे और सही तरीका भी बताएंगे, आपको करके दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमने जिस तरह से कहा था कि हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि जो सही तरीका है खाने का, जब हम खाना भी खाते हैं तो हमारे जो शेप होता है बैठने का वो गलत होता है, जिसकी वजह से हमें खाना समटाइम्स हज़म नहीं होता, या तो फिर हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना आधा पेट दबा के खाना खाना चाहिए, आधा पेट दबा के बैठना चाहिए। सर क्या तरीका है, ज़रा लोगों को समझा दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब भी हम चेयर और टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं ना, ज़्यादातर इस तरह ही बैठ के लोग खाते हैं, इसके अंदर जितना भी आपका पोस्चर ख़राब होगा, आप इस तरह ढीले ढाले होकर बैठेंगे तो अंदर कैविटी जगह ज़्यादा बनती है, तो आप ज़्यादा खा सकेंगे, आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा। पेट आपका जो है ना, और लोग जब खाना शुरू करते हैं बेल्ट हल्की सी ढीली कर देते हैं कि खाना रुके ना उनका। इसलिए जब भी खाना है, अगर तो आप चेयर वगैरह पे बैठ के खाने के आदी हैं तो आपने अपनी कमर को ज़रा सीधा रख के बैठना है। हाँ। ताकि अगर कोई प्रेशर ज़्यादा पड़े तो आपको महसूस हो जाए कि आपने पेट जो है ना भर के नहीं खाना। अच्छा, और अगर बैठे तो ये इस तरह के। वैसे भी अगर एक रोटी की भूख है तो आप थोड़ी सी कम करके खाएं, यानी कि कम खाएं, आप थोड़े से कुछ निवाले कम खाएं ताकि मैदे के अंदर जगह बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, 1/3 हिस्सा खाली छोड़ना है, 1/3 हिस्सा खाने के लिए और 1/3 हिस्सा पानी के लिए छोड़ना है। एक हवा के लिए, पानी के लिए, और यानी कि हवा के लिए मतलब खाली छोड़ना, बाकी एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए। दूसरा, अगर नीचे बैठ के अगर आप खाने के आदी हैं तो ये सबसे बेहतरीन है, लेकिन इसमें आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक पाँव अगर आप ऐसे खड़ा रख के खाते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि एक तो हमारी कमर पे प्रेशर नहीं आ रहा, सारा प्रेशर ये खड़ी हुई थाई पे आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपके मैदे का एक हिस्सा, पेट का एक हिस्सा प्रेशर में रहता है, जिसकी वजह से अगर आप इस तरह बैठ के पेट भर के भी खाना खाना चाहेंगे ना, आप नहीं खा सकेंगे, क्योंकि ये प्रेशर है।
इस प्रेशर की वजह से आपकी थोड़ी सी रुकावट होती है। तो आप इस तरह खाएं, या दूसरे नंबर पे अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाने के आदी हैं तो आप इस तरह उकड़ू बैठ के खा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे भी आपकी कमर का एंगल ठीक रहेगा, हाँ। स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक रहेगी और आपके पेट के ऊपर प्रेशर कम रहेगा। यानी कि आप इस पोजीशन में जब भी बैठते हैं ना, आप रिलैक्स नहीं होते। होता है ना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप आधा घंटा बैठे हैं तो आधा घंटा मुंह चलाई जाना है, नहीं बैठ सकते आप। थोड़ी देर बैठते हैं, उतना आपने खाना खा लिया, उसके बाद फिर आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती और है। जो हम गलतियां करते हैं खाने की वो भी दिखा दें, जो नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से खाते हैं, ताकि वो पता भी चले लोगों को कुछ खाते होंगे इस तरीके से और वही गलत है। वो कौन से गलत अच्छा, इसमें यह है कि अगर वो लोग जो जमीन पे बैठ के खाते हैं, जब वो इस तरह क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं ना, इस तरह क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं आलती पालती बना के, अब जब वो कमर को झुका के खाएंगे तो वही जिस तरह सोफे पे बैठ के वाला पोस्चर बन जाता है, तो यही बन जाएगी। हाँ, पेट है ना, स्लाउच इस तरह पोजीशन में खाएंगे तो वो पेट पे दबाव भी नहीं होगा और आपका जो है ना, आप क्या कहते हैं, आप ज्यादा खा लेंगे। अच्छा, इस तरह से पेट दब रहा होता है? इस तरह पेट नहीं दब रहा होता। अच्छा, पेट पे प्रेशर नहीं ना, पेट फ्री है। हाँ। और कमर में कुब आ गया हमारा। अच्छा। तो बेंड हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हमें फायदा नहीं देता। तो हमने जब भी खाना है कोशिश करना है कि हमारी स्पाइन सीधी अगर होगी, हाँ। आपका पोस्चर सीधा होगा तो आपके, अगर आपने ज्यादा खाया तो पेट का प्रेशर फील होगा। अच्छा। जमीन पे बैठ के बहुत कम लोग खाते हैं, ज्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि ऊपर बैठ के खाएं। तो जब भी आपने ऊपर बैठ के खाना है, तो बेड पे बैठ के आपने कभी खाना ही नहीं है। बेड पे बैठ के खाने से भी पोस्चर स्लाउच होता है, वो नुकसानदेह होता है। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी कि जो बीमारी है वो निकलती यहाँ से, जब जो लोग बिस्तर पे बैठ के सुबह सुबह नाश्ता मंगवाते हैं, बिस्तर पे बैठ के ट्रेज में बैठ के कहते हैं लगा दो खाना, बिस्तर के ऊपर ही खा रहे होते हैं, प्लेटें रख के खा रहे। अम्मी कहती थी बीमारी तो शुरू वहाँ से होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो जब भी खाएं कुर्सी पे बैठ के खाएं, और जब खाने लगे एक चीज़ होती है उसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। हम जब भी खा रहे हैं हमारा ध्यान या तो स्क्रीन पे होगा, या मोबाइल पे होगा, या किसी से बातें कर रहे हैं उस पे होगा। माइंडफुल ईटिंग क्या है? जो आप खा रहे हैं आपका सारा फोकस उस पे होना चाहिए। अब एक निवाले को 30 से 32 दफा जितना ज्यादा चबा के खाएंगे, हमारे मुंह के अंदर ही ज्यादातर काम मैकेनिकल डाइजेशन का हो जाता है। हम क्या करते हैं, कम तेज खाने के चक्कर में, गरम खाने के चक्कर में उसको जल्दी निगल लेते हैं अंदर, जिसकी वजह से मैदे का भी जोर ज्यादा लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ज्यादा जोर लगा के अल्लाह ताला ने हमें दांत भी ऐसे दिए ना, देखिए सामने के दांत जो हैं वो बाइट के लिए हैं, उसके जो बाकी के दांत हैं वो उसको मिक्सिंग के लिए, और जो दाढ़े अल्लाह ताला ने हमें दिए वो चबाने के लिए दिए हैं। तो उनको अच्छी तरीके से चबाना है। इन दांतों का भी हम इस्तेमाल तो नहीं करते सही से, हम सिर्फ ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी काम के लिए नहीं करते। सर, अब बेली फैट के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जो एक्सरसाइजेज आप बताएं। यहाँ पर जितनी भी मेरी बहनें और भाई हैं जिनके बेली फैट खत्म हो जाए, जरा महीना, बस आपके पास महीने का टाइम है। अच्छा, बस ये गलती होती है अगर हम इसको कई सालों से एक फैट आपने इकट्ठा किया हुआ है, हाँ। वो एक आधे महीने में अगर आप करेंगे तो ये जो फास्ट जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी वापस आएगा, वो परमानेंट नहीं जाएगा। अच्छा। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज से आजाद करना खुद को कि हमने फौरी तौर पे वजन कम करना है। वजन काफी सालों से आ गया, अब इसने बड़ा स्लो जाना है। अच्छा। खाने पीने के असूलों को फॉलो करते करते हफ्ते में 2 दिन रोजा लाजमी रखें, बिल्कुल नॉर्मल खाएं, घर का खाएं। पहला काम ये करें, घर का खाएं, बिल्कुल नॉर्मल खाएं। उसके बाद आपने पेट भर के नहीं खाना, जब तक भूख नहीं लगी तब तक नहीं खाना। इसके बाद खाने से पहले 10 मिनट और खाने के बाद 15 मिनट वॉक करनी है, घर के अंदर ही करें, कोई बाहर नहीं जाना। खाना खाने लगे हैं उससे पहले 10 मिनट वॉक करें, खाना खाने के फौरन बाद 15 मिनट वॉक करें, घर के अंदर ही करें। सिर्फ इतनी सी आदत आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज देगी। लेकिन चेंज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम खुद को 4 से 8 हफ्ते का, मतलब 2 महीने का टाइम देना चाहिए कि आप अपनी बॉडी की शेप के अंदर फर्क देखें। दूसरे नंबर पे कैलोरीज का बर्न होना बड़ा जरूरी है, यानी कि वर्जिश करना बहुत जरूरी है। आपके मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी अक्यूमुलेशन ऑफ फैट कम होगी। तो इसके लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइजेज है जो कि हर कोई घर में कर सकता है। अच्छा। हाउसवाइफ घर में कर सकती हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन के। अच्छा, ये वाली वर्जिशें आपने खाली पेट करनी है, यानी कि सुबह उठते साथ ही आप अगर ये वर्जिश कर लें तो ये सबसे आपके लिए बेहतरीन है, आइडियल है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहन के ऐसे पाँव खोल के खड़े होना है। अब एक पाँव को ऐसे फोल्ड करके टच करना है हाथ के साथ। ये एक्सरसाइजेस की बड़ी टाइप्स हैं, बहुत किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये हमने जहन में वो रखा है कि घरेलू खातून हो, कोई भी बाहर जिम नहीं जा सकती, अगर हम किसी सामान के साथ जोड़ेंगे ना तो कई दफ़ा वो सामान अवेलेबल नहीं है तो आपसे वर्जिश नहीं होगी। तो ये क्या काम कर रही है? अच्छा, इससे आपकी हिप की मोबिलिटी हो रही है, हिप जॉइंट मोबाइल हो रहा है। बिल्कुल आपने आसानी से हाथ से ऐसे पाँव को टच करना है। ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी पोजीशन में आपने ये राइट पाँव को पीछे से ये लेफ्ट हाथ से टच करना है। इस पहले सामने किया, अब पीछे कर रहे हैं। हिप मोबाइल होगा और ये साइड के हिस्से के ऊपर प्रेशर आएगा,
लेकिन एक चीज़ ये आपने ज़हन में रखनी है, लोग गलती ये करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर वो पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो उनका पेट कम होगा। ऐसे नहीं होता। फैट ओवरऑल बॉडी से जाता है। ये जो स्टबन फैट ऐसे कहते हैं फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, ये सबसे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। लेकिन इसको भेजने के लिए डाइट को कंट्रोल करके अपनी एक्सरसाइजेस से आपने ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट बर्निंग एक्यूमुलेट बेहतर करनी है। नेक्स्ट स्टेप ये, हाथ इधर, घुटना उठाया, नीचे ऐसे टैप किए, ये अच्छा, इससे हो ये रहा है जो हमारे मेजर मसल्स हैं ना, यानी कि जो बड़े मसल्स हैं जो लगातार बैठे रहने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इससे वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इससे आपकी लेग के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ बाजू के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट नहीं झुका रहे, सिर्फ अपने हाथों कमर सीधी रखनी है, खुद को नहीं झुकाना, बिल्कुल आराम से आपने ये करना है। ओके। इसके बाद इसी पोजीशन में बाजू ऊपर से ऐसे नीचे लेके आने, इससे क्या होगा? इससे आपके एक तो शोल्डर ब्लेड के दरमियान के मसल एक्टिव होंगे, दूसरा जो हिप फ्लेक्सर है ये एक्टिव होगा, तीसरा जब आप इसे सीक्वेंस में करेंगे ना एक्सरसाइज को, यहां तक आके आपको हल्का हल्का थकावट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हर वर्जिश को 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद इधर से ही आपने अपने पाँव को, ये वाले पाँव को हिप के साथ ऐसे टच करना है, ये सामने से ऐसे खींचना है, यानी कि कोई जोर नहीं लग रहा, आप बस एक जगह खड़े हैं, आपने अपने जिस्म को मूवमेंट करनी है। और मूवमेंट ही मेडिसिन है। जिस्म हरकत में रहेगा, आपकी एक्टिवेशन रहेगी, मसल मजबूत रहेंगे। ये सारी स्क्वाट वगैरह हम लोग करते हैं, वो तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, बड़े बुजुर्ग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। नहीं करनी चाहिए, तो इजीली कर सकेंगे जो अभी आप बता रहे हैं। ये अगर आपको जिस्म में किसी जगह पे भी दर्द है ना, कंधे पे, घुटने पे, कमर में, ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके। इसको डिजाइन इस तरह किया कि आप आराम से खड़े होकर अपनी जगह पे कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी आपके अपने ऊपर है। और स्क्वाट्स अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं कर सकता, नीचे नहीं, स्क्वाट का मतलब बैठक है, अगर आप नीचे नहीं बैठक लगा सकते, आप इतनी लगा लें। अच्छा, इतनी लगा, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नीचे से ऊपर ऐसे उठना, क्योंकि वो पेनफुल हो जाएगा। आपने अपना बेस्ट देखना, हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। आपकी लेग के मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपकी सेहतमंद जिंदगी की शरह उतनी बेहतर होती है। तो ये घुटनों के दर्द के लिए भी बेहतर है ना? स्क्वाट घुटनों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन उतनी करनी है कि करते वक्त पेन नहीं होनी चाहिए। पिकाबू, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून। कितनी ज़बरदस्त हम आपको यहाँ पे बेली फैट की एक्सरसाइज बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, अभी मैं इनसे बात कर रही थी, 8 साल से वीडियोस बना रहे हैं सलमान साहब, और उनको इतना शौक था ये जिस तरह की एक्सरसाइजेज अभी लोगों को बताते हैं, जिन लोगों के बीच में ये वायरल है, इनको इतना दिल था कि मैं लोगों की रहनुमाई करूँ, लोगों को सिखाऊँ। उस वक्त उनको बोलना भी नहीं आता था सही से, माइक का नहीं पता था, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मगर शौक कितना था। और आज भी आप देख लें, इनका पैशन इतना है। मैं भी कहीं जाती हूँ ना, तो मैं इनको लोगों के जो है ना, मैं लोगों को नंबर दे रही होती हूँ कि इनसे प्लीज़ रब्ता करें, दवाइयाँ छोड़ के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और ऐसी इस तरह के स्टेप्स के साथ अपना दर्द चीज़ें दूर कर सकते हैं, तो ये फिजियो आपको पता होनी चाहिए, आप घर में खुद कर सकते हैं। और हर घर में बुजुर्ग लगाए, हर घर में बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसी फिजियोथेरेपी हमें पता होनी चाहिए जो हम घर पे खुद सेफली कर सकें। अब हम पूछेंगे, जो हैंडल्स होते हैं ना हमारे बेली फैट के बिल्कुल साइड पे जो हैंडल्स होते हैं, वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली मर्द हजरात हैंडल्स के साथ बहुत बुरा लगता है उनकी शर्ट टी शर्ट्स में ना। इनके लिए क्या एक्सरसाइज होगी? क्या मर्द औरतों के लिए अलग होती है? नहीं, एक्सरसाइज एक ही है, लेकिन जो फैट का इकट्ठे होने का तरीकाकार है वो मर्दों औरतों में अलग अलग होता है। अच्छा। यानी कि औरतों में जो फैट है उसको हम कहते हैं पियर्स शेप फैट, जिस तरह नाशपाती होती है, ऊपर से बारीक, नीचे से थोड़ी सी चौड़ी। और मर्दों में फैट होता है एप्पल शेप फैट, मतलब बिल्कुल ये सेब नुमा मोटे हो जाते हैं। तो ये है कि मोटा पेट ना अल्लाह को पसंद है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, तो इसलिए पतला होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। हर बीमारी की शुरुआत ही मोटापे से होती है। आपको घुटनों में दर्द है, आप वजन कम कर लें, फर्क पड़ जाएगा। कमर में दर्द है, वजन कम कर लें। आपकी स्किन अच्छी नहीं लग रही, वजन कम कर ले, आपको फर्क पड़ जाएगा। जवान रहना चाहते हैं, वजन कम कर लें, आपको फर्क पड़ जाएगा। हर ज्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके मोटापे के साथ लिंक्ड है। आप में सुस्ती रहती है, वजन कम कर लें, ठीक हो जाएंगे। हाँ, वजन बढ़ा लो तो उम्र बड़ी लगती है, वैसी वजन कम कर लो तो फिर बंदा छोटा छोटा लगना शुरू हो जाता है ना। तो अब हम ये जो हैंडल्स हैं इसके लिए क्या एक्सरसाइज? अच्छा, इसके लिए ये है कि 2 किस्म की एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन अब गलती ये होती है कि लोगों का सारा ध्यान वर्जिश पे होता है, लेकिन जो इसके साथ जो बाकी चीजें एसोसिएटेड, आपकी डाइट, आपके सोने उठने का पैटर्न, उस पर ध्यान नहीं होता। तो ये सारी चीजें बेहतर होंगी, फिर एक्सरसाइज एज अ सप्लीमेंट ऐड होगी तो फिर फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब आप खड़े होकर भी इसकी वर्जिश कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आपने करना ये है कि हाथ इस तरह रख लेने हैं,
पाँव इस तरह खोल लेने हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर तो आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आपने एहतियात से करनी है। सबसे पहले खुद को करके देख लेनी है कि करने से आप इम्बैलेंस तो नहीं होते। इस तरह हाथ रखना है। अब आपने ये घुटने को उठाना है और ये नीचे को करना है, ये इससे एग्जैक्ट मेरे साइड वाले मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। इससे इस पोजीशन पे आपने घुटने को उठा के ये मूव करना है। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप पहली पहली दफ़ा करेंगे तो मुश्किल होगा। और मैं ये कहता हूँ अपने मरीज़ों को कि जब भी वर्जिश आपने करनी है शीशे के सामने करनी है, ताकि आपको पता हो कि आप कैसी कर रहे हैं और करते वक्त आप कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रहे, एक बाजू ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कम ऊपर जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। जब करें शीशे के सामने करें। घर में हर एक के शीशा तो लगा ही होता है, उस शीशे का इस्तेमाल कीजिए। उसमें सिर्फ चेहरा देखना या मेकअप करना नहीं है, उसमें ये वर्जिश भी जो रोज़ की कर। अच्छा, जितना टाइम हम जिंदा हैं इस बात को कंफर्म कर लें, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, सेहत के साथ अल्लाह से ज़िंदगी मांगा कर, और सेहत जो नेमत है उसको खुद आप एक्सेप्ट करें अपने लिए, क्योंकि आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है तो फिर ये सेहत आपके लिए नेमत बनेगी ना, वरना तो ये आपके लिए जहमत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज तो टिल डेथ करनी है, मैं कहती हूँ। अल्लाह पाक ने जिस्म को बनाया ही मूवमेंट के लिए, ये हरकत में रहेगा तो सेहतमंद रहेगा। ये जितने भी लोगों को जोड़ों के मसाइल हो रहे हैं आज से 20-25 साल 50 साल पहले नहीं होते थे। मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ, आपकी दादी को आपकी उम्र में मसले नहीं थे, आपकी अम्मी को आपकी उम्र में मसले नहीं थे। आपको मसला क्यों है? क्योंकि जिस तरह वो एक्टिव थी, उनका लाइफस्टाइल था, वो चलती फिरती थी, जिस तरह लग्जरी आई है हमारे लाइफस्टाइल में, ये सारे मसले भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम जिन लोगों से सर एसी बीमार नहीं करता, बेसिकली एसी में पड़े रहने से बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसे सर ये आरामदेह बिस्तर जो है ना, ये इंसान को बीमार नहीं करता। ये नरमदेह तकिए, ये जो फोम है, ये आपको बीमार नहीं करता। इसके ऊपर लाश की तरह सारा दिन बिस्तर तोड़ने से आप बीमार होते हैं। ऐसे ही है, सीढ़ियाँ घर में लगी हैं, उसके बावजूद आप छोड़ के सीढ़ियाँ जो है ना वो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब आप बीमार होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो आपको सब्जी लानी है या जो मस्जिद जाना है, आप पैदल चल कर नहीं जाएंगे। हर घर के चारों कोनों में मस्जिद होती है, कोई भी रहने वाला अफराद है उनके चार कोनों में मस्जिद है, अजान आती है, ठीक है। बिल्कुल। वहाँ पे मस्जिद पैदल चल के नहीं जाएंगे आप, फिर गाड़ी निकाल के जाएंगे। इतनी सी दूर भी होगा तो गाड़ी निकाल के जाएंगे कि भाई सामने चार और बंदे आने हैं तो उनको दिखाने मेरे पास गाड़ी कौन सी है। लाहौर में इतने लोग नहीं है जितनी सवारी है, इसी वजह से बीमार होंगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो 4 कदम दूर है तो पैदल नहीं चल के जाएंगे, मगर आप गाड़ी निकाल के जाएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की सलमान साहब ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई नो निहारी जो है वो बहुत शदीद तरीके से इंतज़ार करिए। आज अपने घर में खुद निहारी बनाई है, मैं आपको कल बताऊँगी कि निहारी कैसी थी। क्या हाल हो गया मेरा खुशी से। थैंक यू सो मच। वलिया दौर की ये शानदार विरसगा रोशनियों, खुशबुओं, मौसीकी, फनूने लतीफ़ा और सकाफती रंगों से जगमगा उठी। समझ आ रही है आपको? जो मैं आपको बताती हूँ, शालीमार बाग चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। चांदनी रातें जो मैं ये गाना गा रही हूँ नाजरीन, ये मैं यहाँ इधर मज़ा नहीं करूँगी गा के, ये मैं करूँगी चांदनी रातें देख कर। ऐसा ज़बरदस्त फेस्टिव, ऐसा ज़बरदस्त खूबसूरत एम्बियंस शालीमार बाग में हो रहा है। वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। एवरी सैटरडे 7 बजे से 9 बजे तक का इसका टाइम पीरियड है। और टूरिस्ट के लिए ज़बरदस्त अट्रैक्शन, लाहौरियों के लिए ज़बरदस्त अट्रैक्शन, क्योंकि लाहौरीज़ जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो बहुत पसंद कर सकते हैं इस चीज़ को देख के। और हर सिटी से लोग अब इसको जो है ना आके देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे डांसेस हैं, यहाँ पे मुग़लाई दौर के एरा के कवाली, गज़लें, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स और ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को हैं कि जो कैंडल्स और जो लाइट्स की इसकी खूबसूरती, इसकी जो इसको डेकोरेट किया गया है, वो नज़ारे, वो आंखें कि आप कहेंगे पैसे पूरे हो गए। 2500 रुपये इसके जो टिकट है, जिसको ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं और आप जाएं और जाकर जो है ना, ठीक है, तो वो वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नजमूस साकिब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी से। तो आज इनसे हम सारी चीज़ें पूछेंगे और हम आपको कुछ दिखाएंगे भी। और आज सब ने जाके चांदनी रातें जो है ना वो शालीमार बाग लिख के जो है गूगल करना है, मैंने भी देखा है एवरी सैटरडे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ वंडरफुल थिंग यार, मतलब आई लाइक इट सर, वेरी नाइस। I think it's a treat for
people of Lahore, alhamdulillah, it's a very successful event which has been launched by the WCL team. हाँ और लोग इट्स वेरी वेल टेकन, क्योंकि देखें हमारे पास ये एसेट्स हैं जो कि अभी तक हिडन थे और हम लोगों को वो सब प्रेजेंट नहीं कर सकते. सारी दुनिया में जो हेरिटेज है वो उसको प्रेजेंट करके उसको लोग दे कैश इट, दे प्रेजेंट इट. सोशल मीडिया पे जब जाता है तो लोग कहते हैं इज़ इट लाहौर, इज़ वाकई लाहौर, ये कैसा है, किस तरह है. सो ये इम्पॉर्टेंट है. और जैसे आपने कहा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर दूँ, इसकी 3000 रुपीज़ टिकट है. अच्छा 2500 नहीं है 3000. 2500 लाहौर फोर्ट की है विच इज़ हिस्ट्री बाय नाइट. दिस इज़ 3000 रुपीज़. जो मैं बता रही हूँ फेस्टिव पूरा ये जो सैटरडे को होता है इसकी 3000 फीस. 3000 रुपये. इसके अंदर आपको लाइट रिफ्रेशमेंट्स हैं, गज़ल नाइट है जो कि अच्छा. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू द फीडबैक विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माई स्टाफ एज वेल, फ्रॉम माई सेल्फ एज वेल, इट्स लिटरली हमें, क्योंकि वी हैव टू लॉक इट, हम इसको 300-350 पे लॉक कर लेते होते हैं, क्योंकि वी वुड लाइक टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू द पीपल. ये नहीं है कि हम क्राउड इकट्ठा कर लें और वो मूव करते रहें, घूम फिर के कहीं अपने तौर पे चले जाएं. आवर टूरिस्ट गाइड्स आर देयर, they would like to give the individual proper guidance and history of Shalimar Garden to हाँ the तो people. सर ये एक दिन तो- में जो सैटरडे को जी, होता है आपका शालीमार बाग में, तो ये कितने लोग आप उसको अकोमोडेट कर अराउंड लेते हैं? 350 के करीब. हद भी हो जाएगी तो हम 400 पे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम जा उससे रहे. ऊपर फिर नहीं. उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप्स में हम ये लेके चलते हैं. टूरिस्ट गाइड ने अपने ग्रुप्स के साथ हर 10 मिनट के बाद हम 30 से 40 का ग्रुप लेके निकलते हैं. उनको गाइड करते हुए फिर हम नीचे लोअर सेकंड टेरेस पे ले आते हैं जहाँ फाउंटेन्स चल रहे होते हैं, वेयर द गज़ल नाइट इज़ गोइंग टू बी देयर. एंड लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में भी हमें मूव करने में भी मुश्किल आती है, क्योंकि दे आर सो मच सोक्ड इनटू द वे द एम्बियंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. अल्हम्दुलिल्लाह द स्ट्रक्चर्स वर ऑलरेडी देयर. मुगल्स ने इतना ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन 3 ऑफ इट्स काइंड थे, बने थे, जो शाहजहाँ ने बनाए थे. वन ऑफ देम इज़ इन लाहौर, वन इज़ श्रीनगर, one was used to be in Delhi, which is in 1857 वो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, it's no more there. But the well preserved or well structured one was this Lahore का शालीमार गार्डन. Over the years लोग जाते थे, जाते रहे हैं, जाएंगे, लेकिन जो एम्बियंस रात को इल्यूमिनेशन के साथ कैंडल लाइट्स लगा के, इलेक्ट्रिक्स, पानी में रोज़ पेटल्स डाल के, the feel that you get it, आपको वो normal नहीं मिल पाती. So once you're there, so that is why it is getting fairly quickly going up on the things and the media, social media, youngsters. तो जब वो अंदर जाते हैं और एक स्टेशन में जब आते हैं, जो ही गेट से अपने अंदर जाते हैं, रो फाउंटेन्स और उसके साथ साथ कैंडल लाइट्स ऑन हैं और लाइट्स चल रही हैं, बागों के अंदर दरख्तों के नीचे से लाइट्स ऑन है, तो यू गेट सोक्ड इनटू दैट वन सो क्विकली. रिजल्ट ये होता है कि वो लोग वहाँ से हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो ग्रुप होता है उसको मूव करने में टाइम लगता है कि सर वो तस्वीरें खींचने में लग जाते हैं. दे वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट, और हम कोशिश करते हैं कि सर आगे चलने, पिछला ग्रुप अगला ला रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड वेरी वेल टेकन बाय द लोकल कम्युनिटी एंड पीपल ऑफ लाहौर. और मैं समझता हूँ कि ओवर द ईयर्स जैसे हिस्ट्री बाय नाइट स्टार्ट की गई 8 साल 7 साल से वहाँ पर चल रही है, उसमें अगर आप देखें कि लोगों के लिए वहाँ पे एंटरटेनमेंट, आप पहले भी स्टार्टेड विद 1 डे, देन वी आर कमिंग अप विद 2 days ओवर देयर. और वहाँ पे भी टिकट्स ऑनलाइन चलती हैं और वो भी हमें बाद का 600 तक हम चले जाते हैं, विच वी टेंड नॉट टू डू इट, क्योंकि फिर इज़ लॉट ऑफ क्राउड इज़ देयर. लेकिन बात यह है कि लोगों को उसके अंदर लाना, उनको एक इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक हिस्ट्री प्रोवाइड करनी, और फिर वो एम्बियंस को जब वो एंजॉय करते हैं, मूव करते हैं, तो दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ द मेन कैरेक्टर, दैट हाउ वी सेल आवर हेरिटेज टू द पीपल एंड दे शुड अंडरस्टैंड. सारी दुनिया में आप देख लें, इटली देख लें, रात को सड़कें उसकी खामोश नहीं होती, क्योंकि वो जो उनकी हिस्ट्री एट नाइट होती है, जिसको रोम एट नाइट कहा जाता है, लोग वॉक कर रहे होते हैं, लिटरली मिड नाइट चले जाए तो दे आर ऑल फ्लॉक्ड. ट्रिविया फाउंटेन चले जाएँ, क्लोसियम चले जाएँ, स्पेनिश स्टेप्स चले जाएँ. सर इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. ब्रेकिंग न्यूज़ है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक. तो आइए.
माय गॉड, मैं तो चीज़ें देख रही हूँ, देख देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी यहीं से उठूँ और शालीमार बाग चली जाऊँ, मगर ये सिर्फ सैटरडे को अवेलेबल है ये इवेंट। आप वहाँ पे सैटरडे को देख सकते हैं 7 बजे से 9 बजे तक। और ड्रम का सर्कल है वहाँ पे, डांसेस का सर्कल है, बड़ा कल्चरल डांस है वहाँ पे, बड़े फ्रॉक पहन के लोग घूम रहे हैं और बड़े बादशाही लिबास वहाँ पे दिख रहे हैं, ड्रमर दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो जो नहीं होते नगार जिसे हम कहते हैं, वो लोग बजा रहे हैं, यू नो। ओह वाह। अच्छा, अब मैं चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि आप तशरीफ़ फरमाएँ, तो ये जो अंदरून शहर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको भी हम थोड़ा सा एड्रेस करना चाहेंगे। जैसे कि ये जो सुरजन सिंह गली है जिसको रेनोवेट प्रॉपर किया गया है, बड़ी खूबसूरत भी लगती है, इस तरह की कितनी बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं, आपको भी पता है। अब वो कब तक रेनोवेट हो जाएंगी, उनका क्या सिनेरियो है? देखिए, इसमें आई जस्ट वांट टू से एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ने क्रेडिट गोज टू देम अलॉट कि उन्होंने दे हैव गिवन एक खती रकम पूरे वर्ल्ड सिटी के लिए आ रही है, जिसके अंदर तमाम जो ऊपर ओवरहेड वाटर केबल्स हैं इलेक्ट्रिकल, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। जितनी नालियाँ ओपन हैं वो प्रॉपर्ली अंडरग्राउंड हो जाएंगी, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर्ली ले डाउन हो जाएगा। जैसे आपको दिल्ली दरवाजे के अंदर सिस्टम नज़र आता है, ऐसा पूरे शहर में अब आपको नज़र आएगा। सो जब ये हो जाता है, जिसका मतलब कि सफाई करनी आसान हो जाएगी, तो फिर आप टूरिस्ट को मुख्तलिफ इलाकों में भी ले जा सकते हैं। वर्ल्ड सिटी के अंदर भरपूर बेपनाह खूबसूरत हवेलियाँ मौजूद हैं। चूँकि उनका एक्सेसिबिलिटी आसान नहीं है, लोग जाना वहाँ मुश्किल है, तो हम टूरिज़म को वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाएगा। अगले 2 साल का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत जिस पे हम काम करना शुरू कर दिया हुआ है, वंस इट इज़ कम्प्लीटेड वी आर वेरी होपफुल कि दैट होल वॉल सिटी जिसमें मुख्तलिफ ट्रेल्स हम बना रहे हैं, तो वो तमाम ट्रेल्स जो सी हैं दैट इज़ गोइंग टू ओपन फॉर द टूरिस्ट फ्राम, अगर भाटी से एंटर करेंगे उस ट्रेल्स पे हवेलियों को, हिस्टोरिकल हाउस को देखते देखते वो किसी भी दूसरी साइड पे जा निकलते हैं। दे हैव द मैप, उसके ऊपर मूव करें। इस तरह आपके पास नौनिहाल सिंह हवेली है, नूरी बिल्डिंग है, लाल हवेली है, सो मैनी, बेजनाथ है, दीनानाथ है, इनके ऊपर काम हो रहा है। मगर ये जो लोग हैं ना, ये बहुत गंदगी करते हैं। मैं एक बात यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी कि हम लोग जितने भी जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं ना, हमको सुधरना पड़ेगा। ये अंदरून शहर की इतनी खूबसूरत गलियाँ हैं, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे लोग हैं, हमारे कल्चर हम दिखा रहे होते हैं यहाँ पर। हम किस तरीके से इधर सफाई करें। जो लोगों की मेंटालिटी है वो बड़ी गलत है। कचरा फेंक जाएंगे, दीवारों पे लिख कर चले जाएंगे, ठीक है, खूबसूरती ख़राब करेंगे, उन्हीं दीवारों को कोनों में नीचे बैठ के वॉशरूम कर जाएंगे, दीवारें गंदी कर जाएंगे, बदबू आएंगी, वहाँ से गुजरें तो आप कहेंगे यू नो वॉशरूम वाली स्मेल्स आना शुरू हो जाएंगी आपको। ये मर्द हजरात बिल्कुल ना तो कोई उनको लिहाज होता है, ना कोई तरीका होता है, ठीक है। घरों से शॉपरे जो है ना कूड़े की वो फेंक देती हैं ख़वातीन। उधर जो रहने वाली ख़वातीन हैं वो भी इस तरीके से अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं। प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जो वहाँ से उधर से गुजरो तो बंदा कहता है कि ये वो गली है कि इसमें से अगर कोई लड़का और लड़की गुजर जाएँ तो ठीक है, तो उनको निकाह करना पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी पतली पतली प्यारी प्यारी गलियाँ हैं। और ये खूबसूरती है, ये इमारतें, ये दीवारें जिनके ऊपर आप लिख देते हैं, जिनके ऊपर आप थूक देते हैं, ये जहालत हमने पहले अपनी ठीक करी। इनको किस तरीके से एजुकेट करेंगे, इनको जो शर्म नहीं आती। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी जो गवर्नमेंट का एक रोल है वो तो प्ले करेगी, लेकिन लोगों की एजुकेशन साथ बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बन रही हैं लोकल कम्युनिटी के लिए बन रही हैं, उनके लिए बन रही हैं, उनकी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इम्प्रूवमेंट के लिए बन रही हैं, उनके अंदर कारोबार के मज़ीद मौक़े उनको मिलेंगे। जब टूरिज़म आएगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार मज़ीद खोलने का उनको मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको पता है अंदरून शहर से मुंसलिक थे, जिसका नाम था, जिनका लोग जाया करते थे। आपका रंग महल मशहूर था किस लिए, आपका वहाँ पे गोल्ड सराफा मार्केट जिसको सुहा बाज़ार कहते थे, वहाँ पे एक पांड्याना बाज़ार हुआ करता था, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे गोटे किनारी का काम वाली बाज़ार बाकायदा मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे बताएं आज कितने लोग हैं वहाँ जाते हैं। सर ये पान बाज़ार भी उधर है ना? पान गली जो है वो अनारकली कैंट के ऊपर मौजूद है, लोहारी के सामने। लेकिन कितने लोग जाते हैं, इसलिए कि आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसके तहत आपको बाहर पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं अंडरग्राउंड, ऊपर कोई नहीं होगा, सब अंडरग्राउंड बनेगा। उसमें गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी, वहाँ से आपको अंदर वॉक कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल होंगी। हाँ, क्योंकि गाड़ियों का भी बड़ा रश, बड़ी तकलीफ तो है। वो अभी गवर्नमेंट वहाँ पे तकरीबन हमको 2,500 से 3,000 गाड़ियों की पार्किंग जो अंडरग्राउंड प्लाजास बने जा रहे हैं। उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी जब बढ़ेगी लोगों की, और जो लोग बाहर शॉपिंग मॉल से मार्केट जाते हैं उनके लिए भी ये होगा लेट्स गो बैक
क्योंकि आपको जो बुटीक्स में कपड़े वहाँ पे 20-20, 30-40 हज़ार का मिलता है, वो यहाँ से 10,000, 8,000, 5,000 का मिलता है। इट स्टार्ट फ्रॉम दैट प्राइस। और वो अल्टीमेटली चूँकि आप एक हाई एंड शॉप में खड़ी हैं, तो आप यू आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट वन, जो इसकी एक्चुअल प्राइस उसकी 1/3 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं होती। सो दैट इज़ द डायनामिक्स विच वी आर ट्राइंग टू पुल इन बैक इनटू दिस वन। इसी तरह अनारकली आप देखें, अनारकली एक हब हुआ करता था, तमाम आपका शादी के कपड़ों का, उस पर आहिस्ता से वो मार्केट ख़त्म होती गई क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी। पहले दुल्हन के दूल्हा के जोड़े सारे वहीं से अनारकली से जाते जाते थे। हाँ। अब चूंकि अब वहाँ पे नीला गुंबद में अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा गवर्नमेंट बना रही है, पहली दफ़ा वो नीला गुंबद खुल के सामने आया, हमने उस वहाँ पे एक प्लान बनाया जिसके तहत अब तमाम उसके इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई हैं। तो हिस्ट्री इज़ कमिंग बैक। सो आपको पार्किंग अवेलेबल होगी, तो दीज मार्केट्स जो बाजार जो ख़त्म हो गए थे, इंशाल्लाह दे विल गेट द लाइफ बैक, टूरिस्ट विल कम बैक, यू विल गो फॉर द शॉपिंग। एक और सिक्योरिटी का थोड़ा सा निज़ाम की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हम लोग जैसे जब इन बाज़ारों में जाते हैं, हम पान गली जाते हैं, अनारकली जाते थे, अंदरून के ऐसे जिन शहरों में हम लोग बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पर ना जैसे जलेबी वाले हो गए, फ्राई करने वाले हो गए, मछली तलने वाले हो गए, वो अपनी पूरियाँ पराठे वाले हो गए, वो ना अपने इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई गर्म तेल की जो है ना, वो आपको पता है वो थोड़ा सा चौराहे पे बाहर आके लगा के काम कर रहे होते हैं। और उन्हीं के बराबर में कपड़े की दुकान भी होती है, उन्हीं के बराबर में कोई जूते की दुकान खुली होती है, बीच में उनको कोने में एक नुक्कड़ में बड़ा कढ़ाई रखी हुई होती है, कोई दूध वाले की शॉप, दूध उबल रहा है, दूध जलेबी में। अब बच्चे वहाँ से जो गुजरते हैं ना, वो बड़ा डेंजरस होता है। इधर दुकान में जब औरतें घुस जाती हैं तो उनको अपना कोई होश भी नहीं होता। जाहिर सी बात है बच्चे को कितनी, अब उन्हीं जगहों पे जब इस तरह की तेल, गरम तेल, आग और चूल्हे वाली चीज़ें होती हैं, तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए बड़ा गलत होती हैं बाज़ारों के इन जगहों पे। तो इन खाने पीने की जगहों को एक अलग निज़ाम बना के कि भाई ये फूड एरिया है, यहाँ पे सिर्फ खाना मिलता है, चलो तो हमें पता है कि अब वो हर बाज़ार की हर दुकान के आगे पीछे मिसमैनेज चीज़ें, विच इज़ नॉट सेफ। इसमें भी मैं थोड़ा सा कर लूँ कि हम लोग भी इस पर इस वक्त ऑलरेडी प्लानिंग हो रही है। पहली तो बात यह है कि जो चीज़ें हम बिकें खाने पीने की, वो एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों। सेकेंडली उसकी ये जो है कि जो आप कढ़ाई लेके बाहर आ जाते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब वो पूड़ी भी फेंकते हैं यूँ करके, छींटें बाहर गिर रही होती हैं, जी, और तेल गर्म खोलता होता है, तो उनको हम उनकी इस प्रेमिसेस के अंदर वापस दे विल नॉट। और स्ट्रीट्स जो सी हैं आपकी वो खुली होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अगर उन्होंने ये चीज़ें रखनी है, और तो फिर देन इट हैज़ टू बी इनसाइड, आप बाहर नहीं होंगी, ताकि आप गुजरते हुए अपने आप को सेफ महसूस करें। दिस व्हाट वी आर प्लानिंग। और इंशाल्लाह ताला जब ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी, ये एक अच्छे तरीके से सामने आएंगी। अच्छा, अब जैसे अंदरून की जो है ना, मुझे लगता है कि और ऐसी कुछ सिक्योरिटी पर्पस जैसे औरतें वगैरह जा रही हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स जो है ना, उनका निज़ाम कोई नहीं है। अब एक बाज़ार में मैं यहाँ पर भी बार बार करती हूँ कि कहती हूँ कि भाई अगर हम लिबर्टी मार्केट भी जाते हैं, आपने देखा है वहाँ पर भी कोई वॉशरूम्स का कोई निज़ाम ही कोई नहीं है। ये जो ईद आती है, जो चांद रात आती है, ये बाज़ार सारे भरे हुए होते हैं हमारे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक अभी मैंने देखा है, तो आप इस चीज़ को भी फोकस कीजिएगा कि लेडीज़ और जेंट्स के वॉशरूम्स भी बाज़ारों में होना वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले पे करें, क्योंकि पे करने वाले वॉशरूम एक बंदा वो वहाँ पे साफ़ करे, और उसके बाद वो बंदा पेमेंट के हिसाब से जो ना वॉशरूम यूज़ करे। जैसे मोटरवेज़ में अब खुल गए, तो ये बाज़ारों में भी होना ज़रूरी है। अब कुछ औरतें हैं, उनको ज़रूरत होती है वॉशरूम जाने की, वो कहाँ जाए? मर्द हज़रात तो किसी भी जगह पर खड़ा हो जाता है, औरत कैसे? नहीं, देखिए हम तो उसको भी डिस्करेज करेंगे। यू सी, जो आपने पहले पॉइंट किया है कि जो फिल्थ आप करते हैं वॉल्स वगैरह के साथ, दैट्स स्टिंक्स, ठीक है, हम ये तमाम चीज़ डिस्करेज करेंगे। आप देखें ये एरिया ऑलरेडी यहाँ पे वॉल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर सर अगर कोई नहीं करेगा तो मर जाएगा, करना भी तो ज़रूरी है, उसका तो मसाला पड़ जाएगा। मैं उसके अर्ज करता हूँ, उसकी वजह ये है, तो हमने भी तो वॉशरूम बना के दिए नहीं, फिर वो हर नहीं हम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता जा रहा है, हम वहाँ वॉशरूम दे रहे हैं। हमारे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं शाही इमाम में, हम वहाँ पे सबील अली गली में बनाने जा रहे हैं। हमारे वॉशरूम अवेलेबल हैं जो वज़ीर खान चौक है, वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आगे जून जाते जाएंगे, इस तरह शालम चौक पे हम हाई एंड बनाने जा रहे हैं। हमने अच्छे क्वालिटी की सुनहरी मस्जिद में बना के दिए हैं, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग बना के दिए हैं। सो जिस जगह पे भी अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे शॉपर्स को, बच्चों को ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या करेंगे आप? अब नालियाँ हम बंद करते जा रहे हैं, नालियाँ हम नहीं रहेंगी वहाँ पे कहीं पे भी। सो तो जब वो ख़त्म होती हैं तो उसके साथ साथ फिर हमें इसको डाइवर्सिफाई करना है। इसी तरह आप देखें फूड स्ट्रीट जाएँ आप, तो फूड स्ट्रीट में भी आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। वी हैव प्रोवाइडेड पब्लिक वॉशरूम्स एज वेल, दे पेड। इसी तरह जिस भी एरिया में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज़। येस, हाई एंड देने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट वन, ताकि वेल मेंटेन हो सकें
और जब आप जाएं तो आपको आप जाते हैं मोटरवे पे जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि जी ये वॉशरूम गंदे होंगे। पहले वो पंप्स के साथ हुआ करते थे, गंदे हुआ करते थे। अब आप जाती हैं तो इट लिटरली स्मेल्स सो गुड, यू फील लाइक यूजिंग इट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो ख़वातीन की सिक्योरिटी, उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। जो औरतें बाज़ारों में इस तरह से अंदरून शहर में जाती हैं, वहाँ पे रश बहुत होता है, आपको भी पता है। अब रश में ना कोई टच करके निकल जाएगा, कोई धक्का दे के चला जाएगा, कोई हाथ ऐसे मार देगा, कोई छू लेगा। तो ये जो सिक्योरिटी निज़ाम है ना वहाँ पे, ये बड़ा सख्त होना देखिए, ये तो इंसान की भी के मेंटालिटी गंदी है। औरत को देखते छू के टच करके पता नहीं क्या। ये एक अनफॉर्चुनेट सी है हमारे यहाँ। ये हमारी अपनी ग्रूमिंग्स है लोगों की। हमें अपने आप को खुद ठीक करना है इस चीज़ के ऊपर। मगर कोई सिक्योरिटी निज़ाम भी तो होना देखिए, जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सोच के निकले ना कि हमने ठीक होना, हम तो ठीक हो जाएंगे, मगर वो जो जाहिल का बच्चा है ना वो ठीक नहीं होगा। वो उसका दिमाग वो यहाँ है, उसका यहाँ पे वो जाहिल ही है। उसकी मैं आपको वजह चंडों चपेड़ों से भी ठीक नहीं होगा। उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं लास्ट रमज़ान में आई वाज देयर वॉल सिटी में। वी वर फ्रॉम वज़ीर खान मस्जिद से मैं जा रहा था हुसैनी मस्जिद से। इतना रश था कि मुझे एक जगह पे यूं करके जमूद होकर खड़े रहना पड़ गया फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। कुडंट मूव। देखें अब इतनी, अब उसमें क्या है, मोटरसाइकिल वाले भी बीच में घुसे हुए हैं, सारे बीच में जा रहे हैं। अभी तो अंडरस्टैंड कि यार आपको क्या ज़रूरत है, बाइक से बाहर खड़ी कर लें। अब ये दुकानदार हज़रात अपनी मोटरसाइकिल लेके बिल्कुल दुकान के आगे ला के खड़ी करेंगे। अगर आपको ये सेंस आनी शुरू हो जाए कि जब आप चीज़ों को खुली रखेंगे, बेहतर रखेंगे, तो देयर विल बी मोर, लोगों के सेंस आएगी कि वी शुड गो। ठीक है, तो जब लोगों के ये इंशाल्लाह वी आर होपिंग, आप देखें दिल्ली दरवाजे से लेके चिटा गेट तक हमने मोटरसाइकिलों की पार्किंग वाला मेन ट्रेल नहीं है। हाँ, इसलिए वहाँ तक लोग आना बड़ा पसंद करते हैं। तो जिस जिस ट्रेल को हम पूरा करते जा रहे हैं वहाँ पे बाइक्स पार्किंग बंद हो गई हैं। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग पब्लिक का हमें ताउन चाहिए होगा। अब अल्टीमेटली विल गेट टू द पॉइंट जहाँ पे सर आई एम सो हैप्पी कि आपने टाइम निकाला और मेरी जो इल्तिजा, जो रिक्वेस्ट मैंने की, जो आपसे बातें की हैं, आई होप जब मैं आपको नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में दोबारा मदू करूँ तो हम इस चीज़ों के ऊपर काबू पा सकें। इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के रखे और हम सब जिनके जहन में यह बीमारियाँ हैं उनकी बीमारियाँ लोग ठीक कर दें इंशाल्लाह। और दे शुड बी वर्किंग एज अ पॉजिटिव सिटीजन्स एंड सीरियस माइंडेड सिटीजन। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर एरियाज, all the areas safe and sound for the people. और मैं आपका साथ दूंगी। मैं यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम ये फैलाती रहूंगी, कहती रहूंगी, रोज याद दिलाऊंगी। Thank you very much. Thank you so much. We'll take a short break. We'll be right back. Thank you very much. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी हिस्सा डालना है। एक ऐसी बेरहमी हुई है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी बनता है। डकी भाई और उनकी जो बेगम हैं, उनसे मेरी एक इवेंट में मुलाकात हुई थी ये पिछले साल, और इतना टाइम नहीं होगा, 6-7 महीने पहले मेरी एक इवेंट में मुलाकात हुई और बड़े प्यार से सलाम दुआ हुई। उनकी बीवी गले लगी, बड़ी खूबसूरत प्यारी सी अच्छी जोड़ी, दोनों हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के साथ, बड़ा दोस्ताना खूबसूरत रिश्ता। मैं उनको देख के बड़ा पसंद किया। मैंने उनको बड़े गले लगा के बोला कि आप बड़े वायरल हैं, बड़ा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ वीडियोस भी देखने को मिली, कभी कभी कोई ना कोई हरकत, कोई ऐसी शिकायत लोगों को हो जाती थी, कभी गाड़ी ड्राइव करने पे या कोई और बात पे या किसी को कोई कंटेंट के ऊपर, तो लोग इनके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। अब कोई कंटेंट जो है अगर किसी को नहीं पसंद, उसके ऊपर तो चलो आप बात कर सकते हैं, मगर आप किसी के साथ अजियत नहीं कर सकते, किसी की मेंटल हालत ख़राब नहीं कर सकते। ये रीसेंट सिचुएशन जिसमें कल उन्होंने एक अपनी जेल से छूट के जो वीडियो बनाई है, नाज़रीन वो देखने वाली नहीं है। वो इतनी तकलीफ़ मुझे हुई ना वीडियो को देख के। आई होप आप भी इसका शिकार होंगे। जिस तरीके से रिमांड में उनको ले जा के मारा गया, चपेड़े, थप्पड़, घूसे, इतनी बुरी तरीके से उनको अजियत दी गई। एडिशनल डायरेक्टर NCCI के जो ये डायरेक्टर साहब थे ना, सरफराज चौधरी साहब, जिनको अब ओहदे से हटा दिया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काबिल थे इनको हटा दिया गया। उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरीके से घटिया परफॉर्मेंस, घटिया हरकत की है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, हाथ में लिया, ठीक है, खुद मारते रहे जाहिलों की तरह, गवारों की तरह, अनपढ़ों की तरह। इतनी अजियत किस कानून में इजाज़त है? किसी भी कानून में ये अलाउ है ही नहीं कि आप रिमांड में जाके किसी को इस तरीके से कुत्ते की तरह मारे, इतनी उसकी जहनी अजियत करें, उसको इतने चपेड़े, इतने चंडे लगाए पागलों की तरह।
कल वो वीडियो में भी रो रहे थे उस तरीके से कि देखा नहीं जा रहा था, बात कर करके रो रहे थे। मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं थी उस लड़के की बेचारे की, ज़मीन पे बैठा हुआ था क्योंकि शायद जेल में ज़मीन पे बैठ बैठ के उसको आदत हो गई, वो बिल्कुल उसी तरह वैसे ही बैठा हुआ था, टांगे खोल के बैठा था, उसको अपना होश नहीं था, शलवार कैसी कमीज़ कैसी, रो रहा है, मुंह पे हाथ रख रहा है, कभी वो ट्रॉमा लेके आ रहा है, कभी सोच रहा है, कभी चपेड़े बता रहा है, वो एक्सप्रेशंस मुझसे देखे नहीं गए। आप ये सोचें उसकी भी माँ है, उसकी माँ ने उसको किस हालत में देखा होगा, उसकी फैमिली किस ट्रॉमे से गुजरी होगी, उसकी बीवी के बारे में बकवास की, उसकी बीवी के बारे में बोला, धमकियां लगाई उसको, उस टॉर्चर में भी रख के, वहाँ पे अजियत दे के भी उसकी बीवी के बारे में बोल के कि भाई उसको भी हम जो है ना पकड़ लेंगे, अदालत का नाम ले लेके, ठीक है, उससे पैसे भी पकड़े खाए भी बीवी के नाम पे, ठीक है। अदालत का काम है सजा देना, इनका काम नहीं है। जिस तरीके से उसको मारा पीटा तकलीफें दी, ये इनका काम नहीं था। आप खुदा थे जो आपने मारा उसको, कौन थे आप? किस तरीके से अजियत दिया आपने किसी के बच्चे को, किसी के शौहर को, किसी के भाई को, फिर पैसा भी हटियाया, वो भी आपने खाया हराम। और 7 साल के बच्चे को कॉल करके वो बता रहे बेचारे रो रो के कि वीडियो कॉल की जिसमें वो बच्चा हार्डली कुछ 7 साल का होगा, और उसको बताया कि इसको जानते हो? वो कहता है हाँ ये डकी भाई है, फेमस तो है। तो उसने कहा कि इस फेमस का मैं हाल क्या कर रहा हूँ, वीडियो कॉल पे देखो, चंडे घुटनों पे बिठा के फिर मारा और बोला उसको गालियां दो, उसको गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की, उस बच्चे से गालियां, 7 साल के बच्चे से। क्या सिखा रहे थे तुम, क्या सिखा रहे थे? वैसे तो बड़े रखवाले थे ना कि हमने कंटेंट ठीक करना है, हम रखवाले हैं। अब भाड़ में जाओ तुम लोग, शर्म नहीं आई? कानून को हाथ में लेने वाला मुजरिम है, कानून का साथी नहीं है तुम लोग, खुदा की कसम। मैं अपने जितने भी इदारे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूं, ये जो 2 नंबर किस्म के घटिया लोग हैं ना, इनको सख्त से सख्त इबरतनाक सजा देनी चाहिए। भाई अगर डकी ने कोई गलत काम किया है या कोई उससे गलती हुई है ना, कोई क्राइम हुआ है, अदालतों में केस चलेगा। अदालत किस लिए है? जज साहब फैसला करेंगे ना। आप जज लगते थे, आप खुदा लगते थे। कौन थे आप छेड़ा था, क्या किया था, क्या किया था उसने? आप खुदा थे, आप जज थे, जाहिलों की तरह मारा है। देखिए हमारे बच्चे भी सोशल मीडिया देखते हैं, वो ये क्या दर्दनाक वीडियो देख रहे होंगे। डकी भाई के बच्चे भी फैन हैं, कंटेंट बनाते हैं, लोग देखते हैं उनको। यार क्या दिखा रहे हो अपने बच्चों को? ये अजियत, ये मेंटल सिचुएशन, अफसोस करना चाहिए। एक बंदा था जिसने बचा लिया, आई डोंट नो वो कौन बंदा है, उन्होंने नाम भी नहीं लिया, कोई एजेंसी से था, कोई आर्मी से था, आई डोंट नो कहाँ से था, नाम नहीं लिया। और उन्होंने, जिन्होंने इनकी मदद की, उन्होंने नाम लेने से मदद भी किया। वो कहते हैं ना फरिश्ता कोई, वो फरिश्ता अपनी माँ की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से, ठीक है, मैं कहूँगी उनको भी स्पेशल सलाम, जिन्होंने डकी भाई को बचाया, इस सिचुएशन से निकाला। या अल्लाह, वो तो मर आ जाता। मैं आपकी पूरी फैमिली के साथ हूँ, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आपको सब्र दे, जो जहनी तबीयत आपकी ख़राब की, आपकी हालत ख़राब की, अल्लाह ताला आप सबको, आप समेत सब्र अता फरमाए और आप सबको अक़ल अता फरमाए या अल्लाह। एक मेहमान है हमारे पास, एक स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब है मेरे साथ, शर्जील साहब, सॉरी, हाफिज़ मोहम्मद शर्जील साहब है मेरे साथ, और ये जो है देख नहीं सकते, ठीक है, मगर गुलकारी करते हैं, मिमिक्री करते हैं। नाजरीन, बहुत टैलेंट है इनके पास, और इनसे बात करते हैं, आज आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शर्जील भाई, एक टैलेंट मैं आपको बोलूं कि गुलकारी, ठीक है, और एक टैलेंट मैं आपको बोलूं कि आप शायरी भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं जी। तो ये सब कुछ कैसे माशाल्लाह हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं? ये मैडम एक कह ले कि बचपन से शौक़ था, और घर पे भी क्योंकि इस चीज़ का शौक़ करते थे, तो अकरम रईस साहब को मतलब कि सुना जाता था। वाह। तो उनको बेसिकली सुना जाता था क्योंकि तायमी मेरी जो है ना वो गांव से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा।
तो वो मतलब कि कैसेटें आती थी फिर, क्योंकि बचपन था उस वक्त। कैसेटों वाला दौर। हाँ जी। जी, अच्छा। उसके बाद फिर जो है जब स्कूल में तब सुनते थे बचपन में, फिर गाना शुरू कर दिया, स्कूल में थे वहाँ पे गाते थे, मदरसे में गए, मार खा ली, ये चीज़ नहीं छोड़ी। वाह। फिर जब पढ़ के आते थे उधर से, कुरान पाक पढ़ के आते थे, नमाज वगैरह पढ़ के, फिर जो टाइम मिलता था फिर ये भी काम करते थे। वाह। उसके बाद फिर स्टेज ड्रामा, हाँ उधर से फिर ज़्यादातर मैं लाइक करता हूँ भाई साजन बास को, हाँ। उनको मतलब कि फिर मैंने कॉपी किया। साजन साहब की आप मिमिक्री को फॉलो कर रहे होते हैं? जी। आहा। फिर उसके बाद जो है ये कार्टून जो बच्चे देखते हैं, मोटू पतलू वाले, हाँ। इनकी भी मिमिक्री करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है वो ये जो कार्टून लगते थे ओगी एंड द कॉकरोचेस, हाँ। शाहरुख खान वाली जो वॉइस निकालते हैं नहीं, कार्टून। तो ये कार्टून्स कभी आपको देखना नसीब हुआ, आपने देखे, बाद में आपकी बनाई गई है या फिर आपने नहीं बचपन से ही? ये मैडम मेरे साथ तकरीबन मैं सन ब्लाइंड हूँ। अच्छा वो इमरान अशरफ साहब के शो में मुज़ाकरात में भी मेरी मतलब कि वीडियो चली थी, अच्छा। तो उधर भी मैंने बताया था कि मैं सन ब्लाइंड हूँ। ये क्या होता है? सूरज में मुझे तकरीबन नहीं होता, सूरज में मेरी आंखें नहीं खुलती। खुलती नहीं है? नहीं मगर वैसे आप देख सकते हैं क्या? जी। अच्छा। और फिर मैं तकरीबन टीवी के तकरीबन पास बैठ के कार्टून वगैरह देखता हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे भी देख सकते हैं? जी मैं देख सकता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है, ये तो चलिए अच्छी बात है। फिर हमें सुनाइए ना, क्योंकि ये ना हो कि वक्त चला जाए, कि कोई ऐसा कोई सॉन्ग सुनाइए जो आप ख़ास हमारे प्रोग्राम के लिए तैयार करके लाएं। जी, अकरम रईस साहब का मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ। जो मैंने रिसेंटली मुज़ाकरात में भी गाया। हाँ। जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कद्दू चन्ना बार बार हुंदा ए, थां थां ते जेड़ा लोको लाउंदा यारियां, एक दिन बंदा ओ खवार हुंदा ए, जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कद्दू चन्ना बार बार हुंदा ए। वाह। फुल्लां जे दिल नू न सुंग के मरोड़ दई, सोने आखी डोने वांगू खेड के ना तोड़ दई, सोने आखी डोने वांगू खेड के ना तोड़ दई, प्यार वाला हाय ओए प्यार वाला सौदा नहीं मुल विकदा, एदा कोई शहर ना बाजार हुंदा ए। क्या बात है? जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कद्दू चन्ना बार बार हुंदा ए। वाह, क्या बात है, कितना अच्छा गाना, ज़बरदस्त। और मिमिक्री जो है वो कैसे करेंगे आप हमें? मिमिक्री मैं आपको मोटू पतलू कार्टून की सुनाता हूँ, है जो कि मेरी वायरल है। अच्छा जी। चले जी, हो जाए। अरे बड़े भैया कैसे हो? अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। फिर उधर एक साइड, ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, ओए मैं तुझे समोसे बनाने वाली मशीन तैयार करके दूंगा यार। नाइस, इतनी सी, अभी तो मजा आया था थोड़ा और। जॉन बनेगा डॉन, मैं मोटू को नहीं छोड़ूंगा। माँ चिंगम के चंगुल से बचना यहाँ पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल। अरे बाबा, इस काम का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। I like it. Too good. लड़की की भी मिमिक्री कर लेते हैं? नहीं, लड़की की नहीं। अगर कोशिश करनी पड़े तो? नहीं, फिर कोशिश तो फिर जाहिर सी बात कैसे है। करेंगे? कोई लड़की भी आगे बीच में मोटू को पूछने के लिए कि मोटू किधर है? नहीं वो नहीं, उसमें लड़की का कैरेक्टर है ही नहीं। हमने डाला ही नहीं कैरेक्टर, अगर आ गया तो? मोटू मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। देखा क्या मिमिक्री आपकी भाई, जबरदस्त। तो किए किसी कार्टून वार्टून में फिल्म चला रहे हैं, कोई ऑडियो? नहीं कुछ नहीं।
तो फिर कमाते कहाँ से हैं? अभी तो ये रिसेंटली ये अब महीना पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया है। हैं? जी, कौन सा? अपना हमारे उधर एरिया में है पंजाबी थिएटर, अच्छा, तो वो ज्वाइन किया, ड्रामा कर रहा हूँ। वाह और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ कुरान पाक। माशाल्लाह, और हाफिज हैं आप? वहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। तो ये तो आपने जरिया माश तो अपना बड़ा अच्छा रखा हुआ है, रिज़्क़ हलाल भी कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी कर रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना। कोई यूथ जो है जिनको मैसेज देना चाहें, देखें हमारे जो यूथ में है आजकल चल रहा है कि लोगों के पास आंखें भी हैं, लोगों के पास हाथ पैर भी हैं, मगर निकम्मापन भी साथ साथ है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना सिर्फ मेहनत पे फोकस रखें। कुछ स्टूडेंट हैं वो मतलब कि पढ़ाई में नहीं फोकस रखते कि, लेकिन इस चीज़ पे भी फोकस रखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि जी दीन भी रखें और दुनिया भी रखें। दुनियावी तालीम जो है वो आपको दुनिया में चलने के लिए जो है वो साथ देगी, और जो दीन की तालीम है वो दुनिया और आखिरत दोनों में साथ देगी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम का। आपको मदू करते रहेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिए और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।